इंडस्ट्री से लगातार बुरी खबरें सामने आ रही हैं और एक के बाद एक सेलेब्स इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं। बीते महीने से लेकर अब तक हमने कई दिग्गज सितारों को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। तो अब इसी बीच एक और यंग सितारे की दुनिया से जाने की दुखद खबर सुनने को मिली। वो कोई बॉलीवुड का चमकता सितारा नहीं था, बल्कि जापानी एनिमे की दुनिया का जादूगर तात्सुया नागामाइन। 53 साल की उम्र में 20 अगस्त 2025 को एक अज्ञात बीमारी ने उन्हें हमसे छीन लिया। लेकिन ये खबर उनके परिवार ने महीनों बाद 14 नवंबर को साझा की। आप सोच रहे होंगे क्यों? क्योंकि नागामाइन हमेशा की तरह अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में भी निजीपन चाहते थे। आइए उनकी कहानी को एक बार फिर जीवित करें और एक ऐसी स्टोरी जो दर्द से भरी है। 4 PM बॉलीवुड की इस रिपोर्ट में हम उनकी कहानी को याद करेंगे, उनके काम को याद करेंगे, जो उनकी स्टोरी थी। उनकी स्टोरी उनकी रचनाओं की तरह ही एकदम प्रेरणादायक। जिस तरीके से उन्होंने एनिमेशन में अपनी छाप छोड़ी है, मतलब एनिमेशन की दुनिया में, स्टोरी में, वो अलग ही है। या हम बात ऐसे कलाकार की कर रहे हैं जो फेम में जादू बिखेर देते थे। उनकी विरासत आज भी निरीमा के साफ आसमान तले चमक रही है। 6 अक्टूबर 1971 को जन्मे एक छोटे से लड़के जो टोक्यो की हलचल भरी गलियों में बड़ा हुआ। तात्सुया नागामाइन नाम ही कुछ ऐसा है जैसे किसी पुरानी जापानी कथा की नायक हो। बचपन से ही एनिमे की चमक धमक उन्हें ऐसा जोड़ लिया था खुद से कि वो टीवी के आगे बैठे रहते थे और ड्रैगन बॉल के एक्शन सीक्वेंस को दोहराते और वन पीस के साहसिक काम में खो जाते। लेकिन नागामाइन सिर्फ दर्शक नहीं थे, वो सपने देखते थे कि वो भी ऐसा ही करेंगे। कॉलेज के दिनों में ही उन्होंने फैसला कर लिया कि वो एनिमे की दुनिया में कदम रखेंगे। 2000 के दशक की शुरुआत में जब जापानी एनिमेशन इंडस्ट्री तेजी से बदलती रही, तो नागामाइन ने टोई एनिमेशन में प्रवेश किया और ये वो दौर था जब डिजिटल टूल्स एनिमेशन की कोई ऊंचाई पर जा रहा था और नागामाइन ने अपनी प्रतिभा से साबित कर दिया कि वो इस बदलाव का हिस्सा नहीं बल्कि लीडर हैं। उनकी पहली बड़ी जिम्मेदारी आई 2004 में, जब इंटरल्यूड नामक एक ओरिजिनल वीडियो एनिमेशन का निर्देशन। ये छोटा सा प्रोजेक्ट, लेकिन नागामाइन ने ये एक नया अध्याय बना दिया। मतलब इतना अच्छे से काम किया कि उनके लिए ये प्रोजेक्ट एक नया चैप्टर की तरह बन गया। इसके बाद आया बीट द वंडर बस्टर, एक फैंटेसी एक्शन सीरीज जहां उन्होंने एक्शन कोरियोग्राफी को इतना जीवित बनाया कि दर्शक स्क्रीन से चिपक गए। 2005 से 2006 में इसका सीक्वल एक्सिलियन आया और नागामाइन ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक्शन नहीं, इमोशन, डेप्थ भी जोड़ सकते हैं। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट आया मैजिकल गर्ल जॉनर में। 2006 में पावर पफ गर्ल जेट के ट्रांसफॉर्मेशन सीन पर काम करते हुए उन्होंने दिखाया कि कैसे एक साधारण बदलाव को जादुई बना दिया जा सकता है, बना सकते हैं। और फिर 2007 में डिजिमॉन सर्विस अल्टीमेट पावर फिल्म में डॉक्टर स्लम्प और माशिरितो। ये फिल्म छोटी थी लेकिन नागामाइन की स्टाइल का पहला नमूना। उनकी निर्देशन शैली और सरल लेकिन प्रभावशाली। वो कैमरा एंगल्स को इस तरह यूज करते कि हर फाइट सीक्वेंस एकदम कविता लगती है और हर इमोशनल मूवमेंट दिल को छू जाए। 2010 में आया हार्ट कैच प्रिक्योर। ये सीरीज नागामाइन के करियर का मील का पत्थर बनी। प्रिक्योर फ्रेंचाइजी जो टोई एनिमेशन का फ्लैगशिप मैजिकल गर्ल सीरीज और नागामाइन को नई जान दी। लड़कियों की सशक्तिकरण और दोस्ती और जादू के मिश्रण में उन्होंने एक्शन को इतना फ्लूइड बनाया, इतना कमाल का बनाया कि दर्शक खुद को हीरो महसूस करने लगे। 2011 में चली ये सीरीज इतनी हिट हुई कि 2014 में हैप्पीनेस चार्ज प्रिक्योर का निर्देशन भी उन्हें सौंपा गया और इनके बीच 2007 से 2008 में फिल्म यस प्रिक्योर 5 ग्रेट मार्कुलियस एडवेंचर इन द मिरर किंगडम और यस प्रिटी क्योर 5 गो गो द मूवी हैप्पी बर्थडे इन द लैंड ऑफ स्वीट्स ने साबित कर दिया कि नागामाइन फिल्मों में भी कमाल कर सकते। लेकिन ये सब तो बस शुरुआत। असली स्टारडम की चमक आई 2012 में। वन पीस फिल्म जेड और वन पीस वो फ्रेंचाइजी है जो इचिरो ओडा की कमल से जन्मी और दुनिया भर के करोड़ों फैंस को समुद्र के साहसिक सफर पर ले गई। और नागामाइन को जब फिल्म जेट का निर्देशन सौंपा गया
तो वो एक जोखिम था। वन पीस की दुनिया इतनी विशाल है कि कोई भी नया डायरेक्टर डूब सकता है, लेकिन नागामाइन ने चमत्कार कर दिया। फिल्म में जेफ नामक एक पावरफुल विलन को लाकर उन्होंने लफी और उसके क्रू को भी ना देखे गए चैलेंजेस से रूबरू कराया और एक्शन सीक्वेंस को विशाल समुद्री तूफान और इंटेंसिव फाइट सब कुछ इतना रियलिस्टिक था कि थिएटर्स में तालियां बजने लगी। फिल्म ने जापान में $48 मिलियन से ज्यादा कमाया और ग्लोबल फैंस ने नागामाइन को वन पीस का नया विजनरी कहना शुरू कर दिया। उनकी स्टाइल और वो भी ओवर ड्रामा नहीं करते थे, बल्कि हर फ्रेम एवं इमोशन को बारीकी से बुना करते थे, जैसे लफी का संघर्ष। और नागामाइन ने उसे सिर्फ फाइट नहीं बल्कि एक इंसानी जज्बा बना दिया। और फिर आया 2016 में वन पीस हार्ट ऑफ गोल्ड टीवी स्पेशल, जो नागामाइन का वन पीस के साथ दूसरा प्यार था। लेकिन 2017 से 2018 में जब ड्रैगन बॉल सुपर एपिसोड 77 से 331 का को डायरेक्टिंग चांस मिला तो दुनिया थम सी गई। ड्रैगन बॉल और अकीरा तोरियामा को अमर कृति, जहां सुपर साइन ट्रांसफॉर्मेशन दिल को धड़कने ऐसी बढ़ा दी। इस तरीके से नागामाइन ने रयोटा नाकामुरा के साथ मिलकर टूर्नामेंट ऑफ पावर आर्क को इतना इंटेंस बनाया कि फैंस रात रात भर जागते रहे। और फिर 2018 में ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली, ये फिल्म नागामाइन के मैग्नम ओपस बनी और ब्रूली का किरदार, जो कि सालों से फैंस की एक फैंटेसी था, को नागामाइन ने एक ट्रेजिक हीरो बना दिया। और गोकिता का फाइनल फॉर्म और एपिक बैटल, सब कुछ विजुअल एकदम परफेक्ट। फिल्म ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर $100 मिलियन से ज्यादा कमाए और नागामाइन को ड्रैगन बॉल का नया मास्टर कहा जाने लगा। उनकी खासियत थी कि वो कैरेक्टर्स को डेप्थ देते थे। ब्रॉली सिर्फ मसल मास्टर नहीं बल्कि एक टूटा हुआ दिल था। लेकिन नागामाइन का सबसे बड़ा योगदान 2019 से 2024 में वन पीस का वानो अर्क एपिसोड 892 से 1122 में है। और वानो जापान की सांस्कृतिक विरासत से प्रेरित एक द्वीप और जहां लफी का सफर सबसे कठिन मोड़ पर पहुंचता है। नागामाइन ने इसे अर्क को निर्देशित किया और ये वन पीस का सबसे आइकॉनिक चैप्टर बन गया। वो सुमराई कल्चर और इंटेंसिव स्क्वाड फाइट्स और इमोशनल बैक स्टोरी, सब कुछ नागामाइन की उंगलियों पर नाचा। और ओडिन की फ्लैशबैक और कजूकी का बदला और लफी का गियर फिट और हर सीन में नागामाइन की सिग्नेचर स्टाइल झलकती थी। फैंस कहते हैं वन अर्क ने वन पीस को नई पीढ़ी के लिए अमर बना दिया। बीच में 2013 से 2014 में सेंट सिया ओमेगा एपिसोड्स भी थे, लेकिन वानो ने उन्हें स्टार बना दिया। और टोई एनिमेशन ने नेरिमा स्टूडियो, जहां उन्होंने अपना ज्यादातर जीवन बिताया, वो उनके लिए घर था। वहाँ की साफ हवा, वो लंबे वर्किंग आवर्स, सब कुछ उनकी क्रिएटिविटी का ईंधन था। नागामाइन सिर्फ डायरेक्टर नहीं, वो एक सौम्य और गर्मजोशी भरे इंसान थे। उनके अंदर एक अलग ही जोश था अपने काम को लेकर के। सहकर्मी उन्हें भरोसेमंद स्तंभ मानते थे और मीटिंग्स में उनकी मुस्कान सबको हौसला देती और सेट पर वो हमेशा कलाकारों को स्पेस देते और परिवार के लिए वो एक समर्पित पति और पिता थे। लेकिन किस्मत ने आखिर साल ने उन्हें कठिनाई दी। 2024 में अज्ञात बीमारी ने उन्हें जकड़ लिया और डॉक्टरों के चक्कर और इलाज की थकान, फिर भी वो अपनी पसंदीदा काम की तरफ लौटने की उम्मीद में लड़ते रहे। 30 अगस्त 2025 को 53 साल की उम्र में वो हमसे दूर हो गए। अंतिम संस्कार निजी था लेकिन करीबी रिश्तेदारों के साथ, और परिवार ने फैसला किया कि दुनिया को ये दर्द अभी ना दे। महीनों की सन्नाटा टूटा और 13 नवंबर 2025 को जब टोई एनिमेशन ने नेरिमा के स्टूडियो में एक शांत स्मारक आयोजित किया और सहकर्मी कोहो टनाका और ओसामा सुजुकी ने एक्स पर पोस्ट किया, शोक और यादों से भरा। 14 नवंबर को परिवार ने खुद नागामाइन के अकाउंट से खबर साझा की वो एक समर्पित पति और पिता थे जो अंत तक लड़े। दुनिया भर के फैंस सदमे में। इंस्टाग्राम पर ट्रिब्यूट रील्स वायरल हो रही, जहां फैंस ब्रोली के थीम सॉन्ग के साथ उनकी क्लिप्स शेयर कर रहे हैं। और एक न्यूज की हेडलाइन भी थी कि डायरेक्टर तात्सुया नागामाइन पास अवे एट 53। और फैंस का दुख ये सिर्फ एक मौत नहीं बल्कि उन सपनों का अंत था जो नागामाइन ने बुने थे। लेकिन विरासत वो जीवित है, हर
वन पीस एपिसोड में, हर ड्रैगन बॉल की फाइट में, हर प्रिक्योर ट्रांसफॉर्मेशन में नागामाइन का टच है। और निरामा का आसमान आज टोई का स्टूडियो आज भी साफ है, और जैसे कि उनकी आत्मा वहां पर उड़ रही हो। तात्सुया नागामाइन की स्टोरी खत्म नहीं हुई, वो तो बस एक नया अर्क की शुरुआत है। वो हमें सिखाते हैं कि छोटी जिंदगी हो लेकिन रचनाएं अमर हो। अगर आपने कभी वानों के समुराई योद्धाओं को देखा है, तो ब्रोली की दहाड़ सुनी है, या जेट के तूफानों में भीगना चाहा है, तो वो नागमाइन का तोहफा है। दुनिया ने उनके जाने का शोक मना रही है, लेकिन लाखों दिलों में वो प्रेरणा बनकर जिएंगे, और शायद यही सच्ची अमरता है।